brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 60 के दशक में महाराष्ट्र के पालघर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगता है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये देश का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। ये परियोजना अमेरिका के सहयोग से अस्तित्व में आई थी, लेकिन 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका समेत पूरे पश्चिम ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने तारापुर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी। उत्पादन ठप होने वाला था। उस वक्त अपने दोस्तों की लीग से अलग होकर एक देश आगे आता है और तारापुर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल देता है। संकट के समय मदद का हाथ बढ़ाने वाला वो देश था फ्रांस, और फ्रांस के साथ भारत का यह पहला सिविल न्यूक्लियर समझौता था। वैसे तो आज़ादी के बाद से ही फ्रांस ने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तय हुआ कि भारत में फ्रांस के कब्जे वाले इलाके के लोग अपना भविष्य खुद चुनेंगे। ऐसे में अगस्त 1962 में दोनों देशों ने एक नई संधि की। इसके तहत फ्रांस ने अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया। इसमें पौंडीचेरी भी शामिल था। लेकिन 1974 वो साल था जब दोनों देशों के सामरिक जो दोस्ती है, मित्रता है, उसकी नए सिरे से मजबूत नींव पड़ी और वो दोस्ती आज एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत की। दोनों देशों के बीच अहम समझौते होने वाले हैं। क्या हैं ये समझौते और आने वाले दशकों में ये दोनों देशों के लिए कितने अहम हैं, इस पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे पर एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि इसी बरस भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल भी पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों की एक मुकम्मल कहानी है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया, सामरिक महत्व के विषय में भारत फ्रांस संबंध कहीं पुराने हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए परमाणु परीक्षण के बाद फ्रांस ने किस तरह से हमारी मदद की थी, इसकी कहानी हमने आपको शुरुआत में बताई। एक किस्सा और है। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। परमाणु परीक्षण के बाद से पश्चिम तो खफा था ही, लेकिन फ्रांस इससे अलग रहा था। लेकिन 1976 में जैक शिराक ने भारत का दौरा किया। शिराक उस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनसे भारत में इमरजेंसी के बारे में सवाल पूछा गया तो शिराक ने जवाब दिया, ये भारत का इंटरनल मैटर है। यही शिराक 1995 में फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए। 3 बरस बाद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उन दिनों एक फ्रेंच प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला था। दिल्ली सोच में थी कि ये दौरा रद्द तो नहीं हो जाएगा, लेकिन फ्रांस एक बार फिर लीग से हटकर चला। दौरा रद्द नहीं हुआ और 1998 में ही शिराक भी भारत आए। शिराक 2007 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील का मंच भी तैयार हुआ। 2008 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर समझौता हुआ था। 1974 के परमाणु परीक्षण की वजह से लगे प्रतिबंधों के 34 साल बाद नई दिल्ली को पहली ऐसी डील मिली थी जिसने देश में परमाणु ईंधन की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। तब फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी थे, जो 2008 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ जाने लगे। 2009 में मनमोहन सिंह को बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। जैसे इस बार नरेंद्र मोदी जी गए हैं, तब मनमोहन सिंह जी गए थे। इसी परेड के लिए प्रधानमंत्री अभी पेरिस में हैं। इसके बाद फ्रांस के लगभग सभी राष्ट्रपति कभी ना कभी भारत आए। निकोलस सरकोजी दोबारा आए, फ्रांसवा होलांद आए और इमैनुअल मैक्रों भी। बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कम से कम आधा दर्जन यात्राएं की। कभी एजेंडा द्विपक्षीय रहा, तो कभी क्लाइमेट समिट, तो कभी G7 की बैठक। एक और बात है, आमतौर पर हम हथियारों के आयात का विषय आते ही अमेरिका या रूस के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस मामले में फ्रांस बहुत बड़ा सहयोगी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच भारत का 30% डिफेंस इंपोर्ट फ्रांस से था। और ये सहयोग आज से नहीं है, बहुत पुराना है। 1978 में भारतीय वायुसेना के लिए जगुआर अटैक जेट्स को खरीदा गया, जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए, आज भी सेवा में है। ये एक एंग्लो फ्रेंच डिज़ाइन था, यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। फिर हमने 1982 में मिराज 2000 फाइटर जेट लिए। ये फ्रेंच कंपनी दासों के बनाए हुए थे। बालाकोट स्ट्राइक के लिए हमने इन्हीं विमानों का इस्तेमाल किया था। 2005 में हमने फिर एक फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप के साथ करार किया। इसके तहत नेवल ग्रुप को मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनानी थी। जुलाई 2023 तक इनमें से 5 नौसेना को मिल चुकी हैं और 6वीं का ट्रायल चल रहा है। ये साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक नौसेना को मिल जाएगी। हम इन्हें कलवरी क्लास पनडुब्बी कहते हैं। 2015 में भारत ने फ्रांस की दासों से फिर फाइटर जेट खरीदे। रफाल 36 की बात हुई थी।
सबके सब वायुसेना को मिल चुके हैं। भारत एक रिपीट कस्टमर की तरह दासो और नेवल ग्रुप से या कहिए फ्रांस से 24 रफाल एम और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और खरीद रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस के लिए रवाना हो गए थे तब ये खबर आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने इन दोनों सौदों को मंजूरी दे दी है, जिस खरीद को लेकर औपचारिक समझौता प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे पर होना था। ये दोनों नेवी के लिए कितने जरूरी हैं, अब इसको भी विस्तार से समझते हैं। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। विक्रमादित्य से MiG-29 के विमान ऑपरेट करते हैं। आपने कैरियर के नाम सुने, अब इनके स्पेसिफिकेशन सुनिए। विक्रमादित्य से MiG-29 के विमान ऑपरेट करते हैं। बीते दिनों जब आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ था तो एक अजीब स्थिति बनी थी। कैरियर तो मिल गया लेकिन एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं आए, इसीलिए हम विक्रांत से भी MiG-29 के ही ऑपरेट कर रहे हैं। भारतीय नौसेना इससे बचना चाहती थी, इसीलिए वो लंबे समय से 57 नेवल फाइटर खरीदने की कोशिश कर रही थी। दिक्कत यह है, नेवल फाइटर एक बेहद जटिल तकनीक वाला विमान होता है, इसीलिए दुनिया में इन मीन 3 लोग ही इन्हें बना पाते हैं। रूसी फाइटर हम खरीदना नहीं चाहते थे क्योंकि उनसे जैसे प्रदर्शन की उम्मीद थी वो मिला नहीं, तो हमने बाकी 2 बड़े खिलाड़ियों अमेरिका और फ्रांस की तरफ देखा। अमेरिका में बोइंग और फ्रांस में दासो से कहा गया कि आइए और हमारे यहाँ डेमो दीजिए। 2022 में बोइंग अपना FA-18 सुपर हार्नेट और दासो अपना रफाल एम लेकर गोवा स्थित नौसेना के फाइटर बेस INS हंसा पर पहुंचे। यहां नौसेना ने दोनों विमानों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से टेस्ट करके देखा। 2023 की शुरुआत में ये जानकारी प्रेस में लीक हुई कि नौसेना ने सरकार से रफाल एम पर मुहर लगाने को कहा। इसके पीछे एक कारण ये बताया गया कि वायुसेना पहले से रफाल फाइटर उड़ा रही है, तो हमें ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर आदि में अपने अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। ये एक बड़ी वजह है कि हम अमेरिका की जगह फ्रांस से नेवल फाइटर ले रहे हैं, जबकि बोइंग ने जो लाल कालीन बिछाया था उसे इग्नोर करना मुश्किल था। रफाल और रफाल एम सुनने में एक जैसे लगते हैं और कुछ मायनों में हैं भी, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग किस्म के फाइटर जेट भी हैं। रफाल एम वो सारे काम कर सकता है जो वायुसेना वाला रफाल कर सकता है, लेकिन वो ये सब करते हुए एक 250 मीटर लंबे जहाज से टेक ऑफ भी कर सकता है और उस पर लैंड भी कर सकता है। एक तैरते हुए नौसैनिक अड्डे पर उतरने के लिए इसमें एक हुक लगा है, जिसकी मदद से ये एक वायर के सहारे सेकंड्स में रुक जाता है। इसके पांव यानी कि लैंडिंग गियर इतने मजबूत हैं कि ये जहाज पर उतरने से लगने वाला झटका सह सकता है। हवा में अगर किसी दूसरे जेट को फ्यूल की ज़रूरत पड़े तो अपना फ्यूल उसे उड़ते उड़ते ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये सारी खूबियाँ IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में भारत की रक्षा ज़रूरतों के मद्देनज़र बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं स्कॉर्पियन या कलवरी पनडुब्बी पर। स्कॉर्पियन का मतलब स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू नहीं है। पहले हमें भी यही लगता था, बाद में मालूम चला कि स्कॉर्पियन एक जहरीली मछली होती है जो समंदर में पाई जाती है। इस पर जहरीले कांटे होते हैं, तो समंदर में सब इससे बचकर रहते हैं। जैसा हमने बताया, 6 पनडुब्बियों का सौदा 2005 में हो गया था और तब से अब तक यानी 18 साल से भारत ने एक भी अटैक सबमरीन का सौदा नहीं किया, बस बातें होती रहीं। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75-1, प्रोजेक्ट 75A, प्रोजेक्ट 76, लेकिन सब तय करके पनडुब्बी बनना शुरू हुई हो, ये नहीं हो पाया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक बड़ी सामरिक चूक थी, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान ने भी पनडुब्बियों पर बहुत ध्यान दिया था। दूसरी दिक्कत ये थी कि मझगांव डॉक लिमिटेड, जहां फ्रांस और भारत मिलकर पनडुब्बी बना रहे थे, वहां स्कॉर्पियन वाली प्रोडक्शन लाइन खाली हो गई थी क्योंकि सारी पनडुब्बियों का प्रोडक्शन पूरा हो गया था। हमारे इंजीनियरों ने बरसों लगाकर जो महारत हासिल की थी उसे यूं ही ज़ाया होने का खतरा था। फिर हमारी पुरानी पनडुब्बियाँ उम्र के चलते रिटायर भी होती रहीं और अब तो कुछ बरसों में स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ भी रीफिट के लिए जाएंगी, यानी तब वो महीनों सेवा से बाहर होंगी। ऐसे में नौसेना के पास पनडुब्बियों का भारी संकट खड़ा हो गया था, वो भी तब जब भारत के प्रतिद्वंदी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हमने ये तो जान लिया कि बीते 25 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध कितने प्रगाढ़ हुए और उसमें रक्षा सौदे और तमाम दूसरे मसले कैसे रहे। अब ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आने वाले वर्षों में कितना महत्वपूर्ण होगा। सुनिए इस पर एक्सपर्ट्स की राय। इस मामले में भी इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है उसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि जो पहले से जो 50 साल 60 साल से हमारी नजदीकी है और तमाम तरह से विश्वसनीयता है, जो मैंने आपको तमाम एग्जांपल्स बताए, वहां तो बनी ही हुई है, वो बढ़ भी आगे रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अलावा इमर्जिंग बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे हिंदुस्तान और फ्रांस काफी कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक का जो मैरिटाइम डोमेन है, वहां पे मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, वहां पे जॉइंट पेट्रोल्स,
वहाँ पे जिसको कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बेसिकली कहते हैं, ये सब 2018 के बाद से इन चीज़ों में बहुत तेज़ी आई है। बहुत सारे ट्राइलैटरल्स हैं जहाँ पर हम एंगेज करते हैं, जैसे इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, यूएई, ऐसे। तो इन चीज़ों में हम कर रहे हैं बहुत काम। और उसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं, उन पर भी हम अपनी कन्वर्जेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरह से कि हिंदुस्तान G20 का मेंबर है, वो तो आपको पता, प्रेसिडेंट है, वो तो आपको पता ही है। और फ्रांस ने भी अभी पिछले महीने एक पेरिस में समिट करी थी, जहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंटल इश्यूज को उठाया गया था। और अगर आप उसके एजेंडा को देखेंगे, तो वो G20 के एजेंडा से, स्पेशली IMF के रिफॉर्म से, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रिफॉर्म के लिए, इन चीज़ों को लेकर बहुत मुखर था। क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये भी एक ऐसा थिएटर है जहाँ पे फ्रांस और इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसे 2 रीजन्स हैं जहाँ पे ये कोऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। एक तो अफ्रीका में, क्योंकि फ्रांस की खुद की बहुत प्रेजेंस है अफ्रीका में, जिसको फ्रैंकोफोन अफ्रीक कहते हैं, फ्रेंच जो कॉलोनीज हैं वहाँ, वहाँ पे हम कर सकते हैं। इनफैक्ट 2015 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, और उसके थ्रू भी बहुत सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs को पूरा करने की बात बार बार होती है। और दूसरा, इंडो पैसिफिक के रीजन में भी एक हमने ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क कोऑपरेशन बना रखा है। इससे भी हम बहुत सारे डेवलपमेंटल एजेंडास को अंजाम दे सकते हैं। तो इन मेरे कहने का मतलब है कि फ्रांस और हिंदुस्तान की रिलेशनशिप डीप तो है ही, और उसके बाद एक्सपैंड भी कर रही है, और सब्सटेंस में भी एक्सपैंड कर रही है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में जो हमें फ्रांस का सपोर्ट मिलता है, वो सबको पता ही है, और एक अनवेवरिंग सपोर्ट हमें मिलता है। तो देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 25 साल हो गए हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सामरिक उसको अब इसको हायर लेवल पे कैसे ले जाया जाए, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसमें मुझे लगता है कि हमारी डिफेंस पार्टनरशिप जो मजबूत हुई है, अब उसको एक स्टेप फर्दर ले जाना है। अब ये बायर सेलर रिलेशनशिप छोड़ के को प्रोडक्शन, ज्वाइंट प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों पे हमें जोर देने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का जो एग्रीमेंट 2008 में हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीरे चल रही है। तो जैतपुर में जो 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाने की बात है, उसमें मुझे लगता है तेजी दिखाने की जरूरत है, नहीं तो फिर हमारी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन आगे बढ़ नहीं पाएगी। तीसरा, हमारा जो स्पेस है, स्पेस में भी अभी काफी स्कोप है, हम काफी एडवांस हम हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम और भी आगे संबंध बढ़ा सकते हैं। फिर अब हमें इसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे का साथ संबंध आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाकी बहुत से दूसरे मुद्दे हैं जो बायलैटरल से बाहर निकल के हो जाते हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। ऑलरेडी हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू आपस में बातचीत है। तो इन सब जो ग्लोबल डायमेंशंस के इश्यूज हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स की बात है, वर्ल्ड बैंक, IMF की रिफॉर्म की बात है, तो इन सब पे हमें एक साथ मिलके फ्रांस को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमें उनको साथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और जहां तक फ्रांस का परिप्रेक्ष्य, फ्रांस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, तो फ्रांस को भी अब अपने रिश्ते जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो USA और यूरोपियन पार्टनर से हट के एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में पार्टनर्स की खोज में है, और एशिया में उसे इंडिया से बेहतर कोई पार्टनर मिलने वाला नहीं है, ये इस बात की उसको एहसास है। आज प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए तो वो रफाल भी परेड का हिस्सा था जो हमने फ्रांस से लिया, और वो रेजिमेंट भी परेड का हिस्सा थी जिसके सैनिक महायुद्धों में मित्र देशों की तरफ से लड़े। सिख रेजिमेंट, एक नौसैनिक टुकड़ी भी गई थी। इसका मतलब न फ्रांस ने मेहमान नवाजी में कोई कोताही की, न हमने अपनी ओर से कोई कसर छोड़ी। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय जिसकी मैं शायद इतनी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश रूप से सबकी दृष्टि और रक्षा के क्षेत्र में रहती है और हम डिफेंस में क्या कर रहे हैं साथ में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2014 से हमारे आर्थिक संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, करीब करीब अब दुगुने हो गए हैं पिछले 8-9 सालों में। फ्रांस की ओर से भारत में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी, जितनी भी आप बड़ी कंपनी का नाम लें, वो भारत में मौजूद हैं, और केवल भारत के मार्केट के लिए नहीं, वो भारत को अब पिछले कुछ सालों में
अपने ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत अहम हिस्सा बना रहे हैं और साथ ही साथ भारत को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में देखते हैं। भारत को रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन का एक बहुत बड़ा हब मानते हैं, इंजीनियरिंग का, डिजाइन का, डेवलपमेंट का, और इनकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो वहां मौजूद हैं। चौथा क्षेत्र जो बहुत ही अहम है आने वाले समय के लिए है, चौथा स्तंभ है, ये है क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ब्लू इकोनॉमी, ओशन हेल्थ। इन सब विषय में शायद ही हम जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो फ्रांस, प्रधानमंत्री के मन में फ्रांस सबसे पहले एक देश आता है। इससे पहले 13 जुलाई की रात पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में बसे भारतीयों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कुछ विशेष संघ है, संघ भी है, अलग अलग रंग भी है और चारों तरफ उमंग भी है। ये वाकई अद्भुत है। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। फ्रांस का गौरवगान करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दुनिया को इन 3 शब्दों की शक्ति समझाने वाला देश फ्रांस है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय विश्व के अधिकांश देश भारत को सिर्फ आधिपत्य जमाने की दृष्टि से देखते थे, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला ने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास, भारत का अनुभव विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रयासों का दायरा बहुत बड़ा है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत मॉडल ऑफ डायवर्सिटी भी है। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे का ब्यौरा हमने आपको दे दिया। अब आपको दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं। आज भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया। भारतीय स्पेस रिसर्च संगठन यानी कि इसरो और सभी देशवासियों को, हम सबको बधाई। चंद्रयान ने दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। आज से 3 साल 11 महीने और 23 दिन पहले चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह सफल नहीं रहा था। चंद्रयान 3 उसी का फॉलोअप मिशन है। इसे थोड़ा खोलकर बताते हैं, लिटरली खोलकर। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। तकनीकी जबान में इन हिस्सों को कहेंगे मॉड्यूल, लेकिन आप काम की बात जानिए। 3 हिस्से हैं। उड़ाने वाला हिस्सा जिसको प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं, उतारने वाला हिस्सा यानी कि लैंडर मॉड्यूल, और घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा यानी कि रोवर। पिछले वाले यान में एक और हिस्सा था, ऑर्बिटर। वो इस बार नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और चंद्रयान 3 उसी का इस्तेमाल करेगा। ये तो वो 3 हिस्से हुए। मिशन के भी 3 प्रमुख मकसद हैं, वो जान लीजिए। चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, मकसद नंबर 1। मकसद नंबर 2, रोवर का चंद्रमा पर घूमना। और मकसद नंबर 3, चांद पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आज लॉन्च हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई। इसरो के दफ्तर में भी, टीवी और यूट्यूब पर लाइव लॉन्च देखने वाली जनता ने भी, और खबरें बनाने वाले हम जैसों ने भी। लेकिन इस जोश को अभी बनाए रखना है। मिशन का नतीजा मालूम चलेगा 40-42 दिन बाद। तो तब तक ये रॉकेट ऊपर क्या क्या करेगा, ये भी जान लेते हैं। लॉन्च के 16 मिनट बाद यानी 2:51 पर चंद्रयान 3 जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया, यानी पृथ्वी से बाहर निकलकर उस क्षेत्र में चला गया जिसकी पृथ्वी से दूरी हमेशा बराबर रहती है। मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान को धक्का देके अपने
इलिप्टिकल पाथ यानी अंडाकार रास्ते का दायरा भी ये धीमे धीमे बढ़ाएगा, यानी उसका हर चक्कर पहले से बड़ा होता जाएगा। ये दूसरा पड़ाव होगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट ट्रांसफर करेगा और 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। तीसरा पड़ाव। चौथा, फिर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में आ जाएगा। पांचवा पड़ाव, 13 दिन तक यान चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके बाद जैसे ही यान चंद्रमा की बाहरी सतह से 100 किलोमीटर की परिधि में आएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। अगला पड़ाव, लैंडर चंद्रमा के ऊपर एक कक्षा में अपनी स्पीड कम करना शुरू करेगा। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और रोवर 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। मिशन पूरी तरह सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत स्पेस रेस में एक कदम और बढ़ा चुका है, मगर चंद्रयान या विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी बड़ा कदम तभी सार्थक है जब हम सब अपने जीवन में भी वैज्ञानिक चेतना को तरजीह दें। विज्ञान हमारे जीवन को कैसे सुगम बना सकता है ये हम सबको पता है, लेकिन उसको हम प्राथमिकता दें अपनी सोच में, रैशनैलिटी में, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ज्ञान लोक आवृत्ति के कितना काम आ सकता है, इसी से तय होता है कि ज्ञान कितना है। केवल लॉन्च पर ताली बजाकर भूल जाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये फर्जी का ज्ञान है तो खुद से और आसपास वालों से पूछिए कि उन्हें चंद्रयान 1 और 2 के बारे में कितना याद है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी नई खोजें हो रही हैं, अभी सबसे बड़ी हमारी चुनौतियां क्या हैं, मसलन क्वांटम फिजिक्स में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने लोग जानना चाहते हैं। अगर नहीं जानना चाहते तो एक दिन का जश्न आपको मुबारक। अगर विज्ञान को दैनिक जीवन में नहीं ला रहे तो सब बेमानी है। इसलिए इसको अपने जीवन में, अपनी सोच में शामिल करिए, वरना जीएस का एक सवाल है क्वेश्चन पेपर में आने वाला कुछ अंकों का कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, आदि इत्यादि। पर हमें आदि इत्यादि से आगे बढ़ना है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।